नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए अगस्त के सेकंड वीक में जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसमें अगस्त के सेकंड वीक में जो भी करंट अफेयर्स बने हैं सभी को कवर किया गया है। हर टॉपिक यहाँ पर कवर किया गया है, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड, इम्पॉर्टेंट डे, साइंस, टेक और जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं सभी को यहाँ पर हमने कवर किया है। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में हम किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे कवर करेंगे, किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला ब्लैक साउथ एशियन वुमेन कौन बनी है जो कि डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन मिला है। यूएसए के प्रेसिडेंट को का चुनाव लड़ने के लिए पहले दो पार्टियों के कैंडिडेट का नॉमिनेशन होता है। एक तरफ से तो डोनाल्ड ट्रंप है, एक तरफ से कोई एशियन वुमेन बनी है जो कि एशियन मूल की हैं और पहली ब्लैक साउथ एशियन वुमेन बनी है। कौन है, इनकी बात करने वाले हैं वीडियो में। साथ साथ अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मय्यम सम्मान योजना ये किसके द्वारा लॉन्च की गई। और अगला क्वेश्चन, फ्लैग बेरर क्लोजिंग सेरेमनी में पेरिस ओलंपिक में कौन होने वाले हैं। ये जो ओलंपिक है वो 11 अगस्त को समाप्त हुआ, उसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी हुई, तो उसमें किन को यहाँ पर अनाउंस किया गया है उनकी बात करेंगे। और इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश में तख्ता पलट कह सकते हैं आप हो गया है। वहाँ पर जो चुनी हुई सरकार शेख हसीना जी की थी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और अब वहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट काम करेगी। और बांग्लादेश के कौन अब हेड बन चुके हैं उनकी बात करेंगे। साथ साथ अभी एमएसपी, एक राज्य ऐसा है जिसने अपने राज्य में सभी क्रॉप्स में एमएसपी को अनाउंस कर दिया है। कौन सा राज्य है उसकी चर्चा होगी। और कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अपने यहाँ पर जो डिज़ास्टर आएंगे उसके लिए इंश्योरेंस सिस्टम को तैयार किया है, किस बैंक के साथ एमओयू साइन किया है, इसकी बात होगी। और सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है, इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है, किसके द्वारा दी गई है इसकी बात करेंगे। और लास्ट में आपसे इम्पॉर्टेंट डेज तो हम डिस्कस करेंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो बेहतर लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट ब्लैक एंड साउथ एशियन वुमेन कौन बन गई है। ये डेमोक्रेटिक पार्टी से प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के चुनाव को जीत चुकी हैं। यूएसए के प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं जीती हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट का चुनाव जीती हैं। दो पार्टी हैं यूएसए में। एक पार्टी की तरफ से जो बाइडेन लड़ेंगे प्रेसिडेंट का चुनाव और दूसरी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की जो चेयर थे जेम हैरिसन, इनके द्वारा विनर का नाम अनाउंस किया गया जिनका नाम कमला हैरिस है। ये डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन इनको प्राप्त हुआ है। और अब ये डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनको डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी से नॉमिनेशन मिला है और अब दोनों के बीच में यूएसए के प्रेसिडेंट का चुनाव होगा। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये इससे पहले तो वाइस प्रेसिडेंट के पद पर काम कर चुकी हैं और जो बाइडेन इससे पहले प्रेसिडेंट थे और अब ये डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट इस बार का चुनाव लड़ेंगी। आगे बात करें, ये है कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन है, भारत की रैंक क्या रही है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में। तो ट्रैवल एंड डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 को जारी किया WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसमें भारत की रैंक रही है 34, पहली पोजीशन पर रहा है यूएसए। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए यहाँ पर देखा गया कि लोगों की ट्रैवल प्रायोरिटी किस लेवल पर है इस देश से और सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या है वहाँ का, साथ साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो भारत को इसमें 39th रैंक और यूएसए को इसमें फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुई है। आगे अगला क्वेश्चन है, कौन सी सिटी को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने कश्मीर सिटी को अभी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का सर्टिफिकेट दिया है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर के इस समय पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उनको ये सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक,
आगे अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मय्यन सम्मान योजना को किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? तो ये झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी के द्वारा मुख्यमंत्री मय्यन सम्मान योजना को लॉन्च किया गया। इसमें महिलाओं को फाइनेंशियल असिस्ट किया जाएगा, जिससे कि वो अपने ऊपर एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन साथ साथ खुद को एम्पावर कर सके। इसमें कोशिश की जाएगी कि जो महिलाएं गरीब तबके की हैं उनको फाइनेंस दिया जा सके, कुछ पैसा दिया जा सके उनके हाथ में। लगभग सरकारें जो नॉर्थ की जैसे अभी रिसेंटली में ये स्कीम लॉन्च हुई थी मध्य प्रदेश में, जहाँ पर 1250 रुपये मंथली औरतों को दिया जाता है। इसी प्रकार से और भी स्कीम दिल्ली में भी लॉन्च की गई, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। इसी प्रकार से अन्य राज्यों में भी की जा रही है, जिससे महिलाओं को असिस्ट किया जा सके। महाराष्ट्र में भी हो चुकी है। और इसी तरीके से स्टेट ऑफ झारखंड ने अभी इस स्कीम को भी लॉन्च कर दिया, जिससे कि महिलाओं को उनके हाथों में पैसा दिया जाएगा। तो महिलाओं को इसके लिए एनरोल करना पड़ेगा। 3 से 10 अगस्त तक का ये एनरोलमेंट सिस्टम चला था। तो झारखंड मुख्यमंत्री मय्यम सम्मान योजना लॉन्च कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, बिम्स्टेक बिजनेस समिट कि अभी जो ऑर्गेनाइज हुई उसको किसने होस्ट किया? तो पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने बिम्स्टेक समिट, जो बिजनेस समिट है, उसको होस्ट किया है। इसे 6 से 8 अगस्त को नई दिल्ली में होस्ट किया गया, जिसमें जो रीजन है बे ऑफ बंगाल का, उसमें किस प्रकार से हम कोलैब करके एक दूसरे देशों के साथ कोलैब करके काम कर सकें, शांति के क्षेत्र में काम कर सकें, एक दूसरे का ट्रेड को बढ़ाने में मदद कर सके, इस पर यहाँ डिस्कशन हुआ है। अगर यहाँ पर बात करें बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक जिसकी फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होती है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म के अलावा यहाँ पर बिम्स्टेक का जो सेक्रेटरीट है वो ढाका बांग्लादेश में अवेलेबल है। इसके मेंबर की बात करें तो टोटल 7 इसके मेंबर हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड आते हैं। इसकी चेयरमैनशिप इस समय पर थाईलैंड के साथ है, लेकिन 2023 में इसके जनरल सेक्रेटरी भारत के बन चुके हैं और इसको इस्टेब्लिश 1997 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, फ्लैग बेरर के रूप में जो क्लोजिंग सेरेमनी 11 अगस्त को तो ओलंपिक की होने वाली है, उसमें जो फ्लैग बेरर है वो कौन चुने गए हैं? तो 2 लोग चुने गए हैं, एक मनु भाकर और एक पीआर सिरजेस ये हॉकी के गोलकीपर हैं और मनु भाकर ये शूटर हैं। और इन्होंने इस बार के जो ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। एक तो सिंगल कैटेगरी में 10 मीटर की जो शूटिंग हुई थी, और एक टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर की एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में इन्होंने 2 मेडल जीते। और प्रियार सिरजेस हॉकी के गोलकीपर हैं, इनकी टीम ने भी इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और पिछली बार जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2021 में ऑर्गेनाइज कराया गया था, उसमें भी हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इस बार जो पीआर सिरजेस है उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा भी इस इवेंट के बाद कर दी है। इसीलिए पीआर सिरजेस और मनु भाकर दोनों को फ्लैग बेरर क्लोजिंग सेरेमनी पेरिस ओलंपिक 2024 में बनाया गया है। ये है मनु भाकर। अगला क्वेश्चन, स्वप्निल कुसाले जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट पेरिस ओलंपिक में। तो पेरिस ओलंपिक में भारत को टोटल 6 मेडल मिले हैं। 6 में से 1 तो सिल्वर मेडल है और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो 2 तो यहाँ पर मनु भाकर ने जीते, एक सिंगल और एक मिक्स्ड इवेंट में। उसके बाद स्वप्निल कुसाले ने भी यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल ही जीता है। तो ये स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 50 मीटर की राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में बेहतर परफॉर्मेंस की और यहाँ पर जीत दर्ज की। और अगर बात करें इसी कैटेगरी में गोल्ड किसको मिला, तो वाई के लियू को गोल्ड मिला, सरही कुलीस को सिल्वर मिला और स्वप्निल कुसाले को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ये है स्वप्निल कुसाले। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली में पेरिस ओलंपिक जो हुआ उसमें
मेंस सिंगल जो टेनिस का मेंस सिंगल हुआ उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं ये, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक, जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है वहाँ पर। जो मेंस सिंगल टेनिस का जो कंपटीशन हुआ उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने कार्लोस अल्कराज को हरा दिया और कार्लोस अल्कराज सिल्वर मेडल जीते हैं। ठीक, आगे बात करें, ये इनकी बात करें तो ग्रैंड स्लैम, टेनिस का जो ग्रैंड स्लैम होता है उनमें भी इन्होंने सबसे ज़्यादा बार ग्रैंड स्लैम को जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक में यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? तो यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलान साई अशोक बने हैं। कबिलान साई अशोक ये लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और ये यंगेस्ट रेफरी बने हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में। इनकी बात करें तो ये जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में इंडियन आर्मी सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड में काम कर रहे हैं। और अशोक जो कि 4th इंडियन है जो एम्पायर के रूप में ओलंपिक में शामिल हो रहे हैं 1904 के बाद से, और पहले पर्सन ये बने जो कि कंट्री को वर्ल्ड चैंपियन के रूप में और प्लेयर के रूप में वर्ल्ड चैंपियन कंपटीशन में और साथ साथ प्लेयर के रूप में, ये दोनों ऑफिशियल्स और प्लेयर के रूप में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये पहले इंडियन है जो कि प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड मिलिट्री बॉक्सिंग काउंसिल के। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, 4th कमरेटिव पोस्टेज स्टैंप अभी रिसेंटली में जारी हुई है। ये यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इनके द्वारा 4 यहाँ पर पोस्टेज स्टैंप को जारी किया गया। ये डेडिकेट की गई हैं 33 ओलंपिक गेम्स जो पेरिस ओलंपिक हो रहे हैं वहाँ पर। इससे ये आपको पता चलता है कि पेरिस ओलंपिक कौन से नंबर का है, तो ये 33वें नंबर का है। इसमें ओपनिंग सेरेमनी में किसने फ्लैग बेरर किया था, मतलब किसने कौन फ्लैग को लेकर चले थे? तो आंसर होगा ये पीवी सिंधु और कमल शरथ यहाँ पर फ्लैग बेरर करके ओपनिंग सेरेमनी में चले थे। क्लोजिंग में मनु भाकर और पीआर सरजेस चलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये 4 प्रकार के यहाँ पर स्टैंप जारी किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश की अभी रिसेंटली में बनी, जिसके हेड किसको चुना गया है? तो ये नोबल प्राइज विनर है मोहम्मद यूनुस, इनको चुना गया है इंटरिम जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट बनी है उसके हेड के रूप में। वहाँ पर जो शेख हसीना है उनके खिलाफ स्टूडेंट के जो संगठन है वो आंदोलन कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको देश छोड़ के आना पड़ा, भागना पड़ा एक तरीके से। और उसके बाद वहाँ के प्रेसिडेंट और अन्य लोग बैठकर जब उन्होंने हेड चुने गवर्नमेंट के, तो वो मोहम्मद यूनुस को चुना गया। क्यों चुना गया? क्योंकि ये वो पर्सन है जो कि बांग्लादेश में बहुत सारे गरीबों को गरीबी से निकलने में मदद की है। इनके द्वारा एक बैंक भी स्थापित किया गया और वो बैंक गरीबों के कल्याण के लिए अलग अलग क्षेत्र में काम करता था। इसीलिए मोहम्मद यूनुस को उनके कार्य और साथ साथ दुनिया में भी उनको सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज़ देकर। तो इसीलिए मोहम्मद यूनुस को इस समय पर इंटरिम गवर्नमेंट का बांग्लादेश का हेड चुना गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, आदि चुंचानगिरी पीकॉक सेंचुरी, आदि चुंचानगिरी पीकॉक सेंचुरी ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये पीकॉक सेंचुरी कर्नाटका में लोकेटेड है। और इसी प्रकार से एक चुल्लनौर जो सेंचुरी है, पीकॉक सेंचुरी है, ये केरला में अवेलेबल है। तो जो हमारे इस समय पर यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी, उनके द्वारा 2 नए पीकॉक सेंचुरी की अनाउंसमेंट की गई, एक कर्नाटका और एक केरला। आदि चुंचनगिरी ये कर्नाटका और चूलनौर ये केरल में अवेलेबल है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, कौन से राज्य ने अभी रिसेंटली में एमएसपी, सभी क्रॉप्स में एमएसपी अनाउंस कर दी है और ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये हरियाणा राज्य है, जहां की सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस सभी क्रॉप्स में अनाउंस कर दिया है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बना है। ये किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर क्रॉप्स के लिए हर क्रॉप्स को खरीदेगा और इसीलिए इसी की मांग कर रहे थे किसान और इसी को इसने कर दिया है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बना है। और माना जा रहा है ये चुनावी स्टेप भी हो सकता है क्योंकि अभी चुनाव भी आने वाले हैं हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, विनेश फोगाट
जो कि पेरिस ओलंपिक में खेल रही थी, बहुत बेहतरीन खेल रही थी। 50 किलोग्राम की वो कैटेगरी में खेल रही थी इस बार, और उसमें इन्होंने सेमीफाइनल भी जीत लिया। फाइनल में इनको जाना था। फाइनल में जाने से पहले एक वेट दोबारा से नापा जाता है, जिसमें अब इनका वेट जब नापा गया तो वो 50 किलोग्राम से कम या 50 किलोग्राम होना चाहिए था, लेकिन इनका जो वेट था वो 100 ग्राम ज़्यादा हो गया, 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज़्यादा, जिसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई। इसीलिए अब इनको डिस्क्वालीफाई होने की वजह से कोई भी मेडल नहीं दिया जाएगा। ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा अनाउंस किया गया, लेकिन इन्होंने क्लेम किया है कि मुझे सिल्वर मेडल तो दिया जाए, क्योंकि उससे पहले मैं 50 किलोग्राम से अंडर वेट थी, इसीलिए आपने मेरे को वो मैच खेलने दिया था। तो इसलिए इन्होंने क्लेम किया हुआ है। अब देखते हैं इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अभी रिसेंटली जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक इनका केस चल रहा है, लेकिन अभी उस पर कोई फैसला नहीं आया है। ठीक, ये है विनेश फोगाट, जो कि सेमीफाइनल जीत चुकी थी। माना जा रहा था इनका सिल्वर मेडल पक्का है, और हो सकता है वहाँ बेहतर परफॉर्मेंस करती फाइनल में तो वहाँ गोल्ड मेडल भी ला सकती थी, लेकिन इनको डिस्क्वालीफाई किया गया, जिसकी वजह से इनको मैच खेलने को नहीं मिला और ये वहीं से बाहर हो गई। आगे अगला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जिनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फिजी का अभी दिया गया है। फिजी जो कि ओशिनिया कॉन्टिनेंट में बिलोंग करता है, और इसने अभी यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू गई थी, वहाँ पर ही फिजी ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को दिया। अगर फिजी के प्रेसिडेंट की बात करें तो रातू विलियामे वालिली कात्तोनीवेरे हैं, और इनके द्वारा ही अवार्ड दिया गया है। फिजी, जिसकी कैपिटल सुआ है, करेंसी फिजियन डॉलर, और इंग्लिश फिजी हिंदी यहाँ की लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने अभी रिसेंटली में जो डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है, ये अभी किसी बैंक के साथ मिलकर साइन अप किया है। ये SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर नागालैंड ने अभी साइन किया, जिससे कि अगर नागालैंड में कोई डिज़ास्टर आते हैं तो उसमें राज्य को मेंटेन करने के लिए, उसके पूरे स्ट्रक्चर, उसके पूरे सिस्टम को बेहतर करने के लिए इंश्योरेंस इन्होंने करवाया हुआ है, जिससे कि इकोनॉमिक सपोर्ट, जिससे फाइनेंशियली सपोर्ट SBI यहाँ पर SBI जनरल इंश्योरेंस देगा। और इन्होंने 3 साल की यहाँ पर जो प्रीमियम है वो सेट किया हुआ है, मतलब 3 साल तक अगर कोई भी डैमेज होता है एनवायरनमेंट की वजह से या किसी डिज़ास्टर की वजह से, तो SBI इस राज्य को उभरने में मदद करेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन, स्टेट गवर्नमेंट जिसने उपस्थिति पोर्टल को अभी रिसेंटली में हेल्थ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लॉन्च किया है। उपस्थिति पोर्टल क्या है, तो ये डेली जो अटेंडेंस है उनको ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया है, जिससे कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो सके हेल्थ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की, जिससे कि उनकी अवेलेबिलिटी को देखा जा सके कि वो टाइम पर आते हैं, टाइम पर जो मरीज़ हैं उनकी केयर करते हैं, हेल्थ सेंटर को टाइम पर खोलते हैं या नहीं। इस प्रकार से पूरे सिस्टम को चेक करने के लिए जो अभी झारखंड सरकार है उसने उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, हाईएस्ट रैंक इंडियन कंपनी की क्या रही फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में। तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट कंपनियों की जारी हुई, 500 कंपनियों की लिस्ट जारी हुई। उनके फाइनेंशियल जो वैल्यू है 2000 जो उस फाइनेंस ईयर में जिसमें इसे जारी किया जाता है, तो उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड भारत की हाईएस्ट रैंक वाली कंपनी बनी है। इसकी रैंक 86 रही। और अगर अन्य कंपनियों में बात करें तो LIC दूसरे नंबर पर आता है। और अगर दुनिया में बात करें तो दुनिया में सारी कंपनीज़ में पहली पोजीशन पर वॉलमार्ट है, दूसरे पर अमेज़न है। ठीक, आगे अब भारत की टोटल 9 कंपनियां फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में जारी हुई, ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में जारी हुई है। ठीक, 9 कंपनीज़ को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में कितने गांव को बेस्ट
टूरिज्म विलेज का दर्जा प्राप्त हुआ उनके 2023 के परफॉर्मेंस बेस पर। उनका जो 2023 का परफॉर्मेंस था उससे रिलेटेड एक कंपटीशन रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन। 2023 के अकॉर्डिंग 35 गांवों को यहां पर बेस्ट टूरिज्म विलेज का दर्जा प्राप्त हुआ है। इससे इनके जो कल्चर है और नेचुरल एसेट्स हैं, इनको कंजर्व करने के लिए अब सरकार और साथ साथ इंटरनेशनल संस्थाएं भी मदद करेंगी। आगे अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी ने अभी रिसेंटली में लद्दाख में एक एक्सरसाइज की है जिससे कि ये वेलफेयर और जो ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी काम है उनका इनके पास एक्सपीरियंस हो, इसी के लिए इन्होंने इस एक्सरसाइज पर्वत प्रहार को लद्दाख में ऑर्गेनाइज किया, जिससे कि लद्दाख के जो माउंटेन और जो वहाँ के टेरर्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके इंडियन आर्मी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, काबा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशनल लीग 2024 ये अभी रिसेंटली में ऑर्गेनाइज हुई काठमांडू में, जहां पर भारत की जो महिला टीम है उसने नेपाल की टीम को 3-2 से हरा दिया और यहां पर गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया है। नेपाल को सिल्वर और इसी मतलब टूर्नामेंट में ईरान को ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, पौंडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बन गए हैं? तो पौंडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथन जी बने हैं और इन्होंने अभी शपथ ले ली है। इनको शपथ जो चीफ जस्टिस है, एक्टिंग चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट के डी कृष्ण कुमार के द्वारा दिलाई गई। किसी भी राज्य के जो गवर्नर हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, अगर उनको शपथ दिलाई जाती है तो राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा ही दिलाई जाती है। तो इस समय पर जो पौंडुचेरी है वो तमिलनाडु के हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, इसीलिए मद्रास तमिलनाडु का हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट जो चेन्नई में अवेलेबल है, उसके एक्टिंग चीफ जस्टिस डी कृष्ण कुमार के द्वारा के कैलाश नाथम को ओथ दिलाई गई, शपथ दिलाई गई है। चीफ मिनिस्टर पौंडुचेरी के एन रंगास्वामी हैं। पौंडुचेरी को यूनियन टेरिटरी के रूप में 1954 में शामिल किया गया था। इसकी कैपिटल पौंडुचेरी है। अगला क्वेश्चन, किस मिनिस्ट्री ने अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है सीमलेस ट्रांसपोर्ट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन? अब ह्यूमन ऑर्गन्स को जब डोनेट किया जाता है तो उनकी ज़रूरत उस लोकेशन पे ना पड़ के कहीं और भी पड़ सकती है, और उसको अर्जेंट में ज़रूरत जब पड़ती है तो हमारे पास बहुत सारे माध्यम है जिससे हम उस ऑर्गन को उस लोकेशन पर पहुंचा सके जहां पर उसका यूज़ होगा। इसीलिए सरकार ने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या किया है कि अब यहाँ पर सीमलेस ट्रांसपोर्ट की सिस्टम पहली बार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के माध्यम से जारी किया, जिसमें एयर, रोड, रेल और या वाटरवेज जो बेहतर तरीका हो उससे आप ऑर्गन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, जिससे कि आसानी से जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उस पर्सन का वो हो सके और उसको जिसको भी वो ऑर्गन चाहिए वो आसानी से मिल सके। इसके लिए सरकार ने पहली बार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को जारी किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व रिसेंटली न्यूज़ में रहा, क्योंकि भारत में अगर बात करें 2021 से 2023 तक, तो ये 2 साल लगभग मान लीजिए 43 टाइगर्स यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई, जिनमें 34 टाइगर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के हैं, इसीलिए चर्चाओं में रहा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और 9 टाइगर रिजर्व शहडोल फॉरेस्ट सर्कल में डेथ कंडीशन में पाए गए। और इन्वेस्टिगेट जब किया गया तो 10 केस ऐसे हुए थे जिनमें 43 में से 10 केसेस ऐसे हुए थे जिनमें जो टाइगर्स के ऑर्गन मिसिंग पाए गए। इसीलिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने रिपोर्ट बनाई है जिसमें ये पाया गया है कि यहाँ पर जो टाइगर के ऑर्गन्स हैं अभी भी उनकी तस्करी की जा रही है, चोरी की जा रही है। इस पर अब नज़र रखने के लिए अब और भी दूसरी जो राज्य की टीमें हैं वो काम करेंगी। तो मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इसीलिए चर्चाओं में रहा था। अगला क्वेश्चन, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के नए डीजी कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के नए डीजी बने हैं और इन्होंने किसकी जगह ली? तो नितिन अग्रवाल की जगह इन्होंने ली है। अगला क्वेश्चन, कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल की ऑपरेशनल राइट इसको प्राप्त हो चुका है? तो
इंडिया को अभी सक्सेसफुली ऑपरेशनल राइट मोंगला पोर्ट बांग्लादेश का जो है उसका प्राप्त हो चुका है। तो ऑपरेशन राइट अब किसके पास है? इंडिया के पास। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश का सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है, सी पोर्ट है, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश जिसकी कैपिटल ढाका, बांग्लादेशी टका यहाँ की करेंसी है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अब शेख हसीना हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन, गोवा का गोएम विनामूल्य विज येवजन स्कीम अभी रिसेंटली में लॉन्च हुई। ये चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी के द्वारा लॉन्च की गई, जिसके माध्यम से सपोर्ट किया जाएगा लोगों को सोलर रूफटॉप इंस्टॉल करने में, रेसिडेंशियल जो घर है उनके ऊपर। तो अभी इसीलिए गोवा में गोवा विनामूल्य विज येवजन अभी स्कीम को लॉन्च किया गया है। सोलर रूफटॉप इंस्टॉल करने के लिए, हेल्प करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ हैं, इनको सम्मानित किया गया है डॉक्टर ऑफ साइंस डिग्री से। ये आईआईटी खड़गपुर ने इस डिग्री से सम्मानित किया है, डॉक्टर ऑफ साइंस डिग्री से। और आईआईटी खड़गपुर से ही ये पढ़े भी हैं। आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है, उसके बाद इन्होंने इंटरनेशनल कंपनियों में काम शुरू किया और गूगल के इस समय सीईओ और साथ साथ गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, उसके भी सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंडिया की रैंक ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में कितनी रही? तो दुनिया में एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट करने में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की रैंक 8th रही है। और दुनिया में अगर बात करें भारत के एक्सपोर्ट करने की, तो 2023 में भारत की जो एक्सपोर्ट है वो अमाउंट के पैसों के मुकाबले बढ़ा है। पहले 2022 में 51 बिलियन यूएस डॉलर था, अब 55 बिलियन यूएस डॉलर हो चुका है। और इसमें टॉप पोजीशन पर यूरोपियन यूनियन, दूसरे पर यूएसए और तीसरे पर ब्राज़ील आते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी कंट्री है जिसने तरंग शक्ति 2024 नामक एक्सरसाइज को अभी रिसेंटली में ऑर्गेनाइज किया? और ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, ये भारत के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। तरंग शक्ति जो कि अभी तक की भारत के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज है। इसे 2 फेज में, पहला फेज अगस्त में तमिलनाडु में कराया जाएगा और दूसरा फेज सितंबर में राजस्थान में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इसमें 51 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगी और अलग अलग फेज़ में अलग अलग कंट्रीज़ यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाली हैं। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, किस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली में गाइडलाइन जारी की है कि बैग अब आपको स्कूल में नहीं लाना है और ये 1 या 2 दिन के लिए यहाँ पर वीक में रखा जाएगा पीरियड। तो अभी रिसेंटली में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 6 क्लास से लेकर 8 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रूल बनाया है कि वो महीने में 10 दिन ऐसा होगा जब वो बैग लेकर नहीं आएंगे। इसमें उनको जो उनकी एक्टिविटीज़ है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वो करवाई जाएंगी। जैसे कि उनको कोई आर्ट आता होगा वो कराया जाएगा, वो कोई और दूसरी चीज़ ड्राइंग वगैरह या कुछ भी उनकी स्किल से रिलेटेड होगा वो उनसे कराया जाएगा, जिससे कि उनको सिलेबस बेस ना पढ़ाया जा सके। उनको नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से उनको जो लाइफ में किस प्रकार से जीना है उस प्रकार से उनको एजुकेशन दी जा सके। बिल्कुल सिलेबस बेस एजुकेशन ना प्रोवाइड कराई जाए, इसका मेन टारगेट ये है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई की अभी रिसेंटली में बैठक ऑर्गेनाइज हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, जिसमें आरबीआई ने 9th कंसेक्यूटिव जो मीटिंग हुई है उसमें रेपो रेट को चेंज नहीं किया। रेपो रेट 6.5% रखी गई है और आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है जिसका ये डिसीजन होता है कि वो रेपो रेट बढ़ाएगा या घटाएगा। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें बैंक आरबीआई से पैसे लेते हैं। जिस दर पर बैंक आरबीआई से पैसे लेते हैं उसी को रेपो रेट कहते हैं। और आरबीआई ने इस मीटिंग में ये भी अनाउंस किया है कि अब आप यूपीआई के माध्यम से 1 लाख की जगह 5 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक दिन में। पहले क्या होता था, अगर आपको 2 लाख रुपए किसी को ट्रांसफ़र करने होते थे और आप यूपीआई के माध्यम से करते थे तो आपको कम से कम 2 दिन लगते थे। मतलब एक दिन आप 1 लाख रुपये कर देंगे, अगले दिन फिर आप 1 लाख रुपये कर देंगे, उसके बाद आपके 2 लाख पहुँचते थे। लेकिन अब आपको अगर 2 लाख या 4 लाख पेमेंट करना है तो आप एक ही दिन में, एक ही बार में आप पेमेंट कर पाएंगे। ये आरबीआई ने अनाउंस किया है।
अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2024 कब ऑर्गेनाइज हुआ? तो 28 जुलाई को ऑर्गेनाइज किया गया था। इसकी थीम कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रखी गई। मतलब लोगों और साथ साथ प्लांट्स को जोड़ना, साथ साथ डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, यहाँ पर इसकी थीम रखी गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेशनल हैंडलूम डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो नेशनल हैंडलूम डे हम 7 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। भारत में इसे भारत के प्रधानमंत्री, हम किस प्रकार से अपनी हिस्ट्री और अपने कल्चर को डेवलप कर सकते हैं हैंडलूम के माध्यम से, ये इस बार इसकी थीम रखी गई है। और भारत के प्रधानमंत्री ने कंट्री के सारे जो हैंडलूम हाथों के जो कारीगर हैं उनको यहाँ पर इस डे के लिए ग्रीट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।